Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ शरीर विज्ञान यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आपका यूनिट जो फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि आहार एवं पोषण में, उसमें आप देखिएगा सिलेबस जो टीजीटी का सिलेबस उसमें दिया हुआ है शरीर संरचना विज्ञान या फिर शरीर क्रिया विज्ञान ऐसा करके लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, और यही सी चीज को आपका टीजीटी के सिलेबस में तो बस एक टॉपिक सिंगल टॉपिक दे दिया गया है शरीर क्रिया विज्ञान, लेकिन इसी को पीजीटी के सिलेबस में पूरा इलेबोरेट करके दिया गया है पूरा डिटेल में कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो पूरा डिटेल में उसमें सिलेबस दिया गया है जो पहला वाला यूनिट है पीजीटी के सिलेबस में। तो यहाँ पर हम आपको जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके टीजीटी और पीजीटी सिलेबस यानी कि जो पीजीटी के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो चीज हम लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपका पीजीटी का भी जो पहला वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके साथ साथ में टीजीटी में चूंकि उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि हमें क्या चीजें पढ़नी है, उन्होंने सिर्फ एक टॉपिक दे दिया यानी कि पूरी फिजियोलॉजी उन्होंने दे दी है कि हमें सब कुछ पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा पीजीटी का भी कंप्लीट हो जाएगा यूनिट और हमारा टीजीटी का भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शरीर विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें हम कोशिका क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और जो है टिश्यू क्या है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शरीर विज्ञान यानी कि जो है ह्यूमन एनाटॉमी ये क्या है। शरीर विज्ञान मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी ठीक है, और फिजियोलॉजी, इनमें डिफरेंस क्या है। शरीर विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान मीन्स फिजियोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये जान लेते हैं। अब देखिए, शरीर विज्ञान वो विज्ञान है जो किसी भी जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म के प्रकार और उसकी संरचना के अध्ययन से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि उसकी संरचना जो है किस तरीके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें और वो कितने प्रकार का है, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका शरीर विज्ञान यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। मानव शरीर से संबंधित अध्ययन को हम मानव शरीर विज्ञान यानी कि शरीर विज्ञान को हम एनाटॉमी बोल रहे हैं, और जब हम मानव शरीर से संबंधित अध्ययन को इससे जोड़ देते हैं तब ये हम इसको मानव शरीर विज्ञान यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। अब जैसे कि अब हमें हृदय के बारे में मान लीजिए पढ़ना है, तो एग्जाम्पल जैसे कि हृदय है तो वो कोण के आकार की एक पेशीय इंद्री है जिसकी कैविटी जो होती है वो 4 कक्षों में विभाजित होती है। अब इसकी जो संरचना को हम व्यापक रूप से यानी कि जो उसके 4 कक्ष हैं, जो 4 उसके लोब्स हैं, ठीक है, 4 कैविटी हैं जिसमें कि हृदय आपका डिवाइड होता है, जिसमें कि आपका राइट वेंट्रिकल होता है, राइट जो है ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल जिसे कि हम आलिंद और निलय बोलते हैं। तो ये 4 कक्षों में डिवाइड होता है आपका हृदय। तो अब इसकी अगर हम इस संरचना को व्यापक रूप से अपनी खुली आंखों से देखा जा सकता है, और अगर सूक्ष्म तरीके से हमें देखना हो तो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपनी आंखों से अगर इसको देखते हैं, इसकी संरचना को, हृदय को देखते हैं, तो ये हमें कोण के आकार का दिखाई पड़ता है, यानी जो ये हमारा हृदय एक जो अंग है, हमारा ऑर्गन है, वो हमें कोण के आकार का दिखाई पड़ता है। तो ये हो गई संरचना यानी कि एनाटॉमी, ठीक है, जिसे कि हम शरीर विज्ञान कह रहे हैं, जिसका अध्ययन हम शरीर विज्ञान के अंतर्गत कर रहे हैं। ओके, अब शरीर क्रिया विज्ञान की अगर हम बात करें यानी कि फिजियोलॉजी की बात करें, तो जो शारीरिक भागों की ये क्रियाओं का अध्ययन है, यानी कि जो हमारे पार्ट्स हैं, हमारे जो ऑर्गन हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, इन चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हृदय शरीर के विभिन्न भागों को रक्त
संचारित करने का काम करता है, यानी कि ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहा है, उसका सर्कुलेशन कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, ये हार्ट का काम है। तो अब हृदय जो है नियमित रूप से ये किसके माध्यम से कर रहा है, क्योंकि उसमें पेशीय संकुचन होता है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद में शिथिलन होता है, यानी कि रिलैक्स होता है वो। तो इसी के माध्यम से, यानी कि संकुचन और शिथिलन के माध्यम से जो हमारा हृदय है हमारे पूरे शरीर में नियमित रूप से रक्त को संचारित करने का काम करता है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो अब शरीर का हर एक भाग कुछ ना कुछ काम करता है तथा जो शरीर की संरचना है उस क्रिया के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि जो पार्ट है वो उसका अलग अलग काम है, उसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो है आपका किस तरीके से वो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, जब आप इसका अध्ययन करते हो तब वो फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि संरचना, यानी कि संरचना का जो हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके प्रकार को जो अध्ययन कर रहे हैं वो आपका शरीर विज्ञान, और जब हम उसके काम का अध्ययन करेंगे तो वो शरीर क्रिया विज्ञान कहलाएगा। ओके, चलिए अब अगर हम शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में अस्थियां हैं, यानी कि हड्डियां, पेशियां यानी कि मसल्स हैं, तंत्रिकाएं यानी कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, धमनियां हैं, शिराएं हैं, चर्बी, ऊतक, चमड़ी तथा जो अंदर आंतरिक अंग है जैसे कि हृदय हो गया, लिवर हो गया और लंग्स हो गया यानी कि फेफड़ा हो गया, तो उससे बना हुआ है हमारा शरीर पूरा। अब शरीर में इन सभी जब हम संरचनाओं का, यानी कि जैसे कि हृदय हो गया, लिवर हो गया, फेफड़ा हो गया, अस्थियां हैं, मसल्स हैं, धमनी, शिरा, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो यानी कि इनकी संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो चीज आपका एनाटॉमी कहलाता है, शरीर विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जब हम इनके कामों का अध्ययन करेंगे तो वही चीज फिजियोलॉजी कहलाएगा। ओके, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब जिस तरीके से किसी भी मान लीजिए घर का निर्माण करना होता है, किसी भी भवन का निर्माण करना होता है, तो क्या होता है कि हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक के ऊपर एक हम दूसरी ईंट रखते जाते हैं और जो है पूरा भवन का निर्माण हो जाता है। उसी तरीके से हमारे शरीर के निर्माण जो होता है वो भी उसी तरीके से होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए आपकी जो ईंट का काम कर रहा है वो आपकी हड्डियां हैं, आपके मसल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। ठीक है, ये सभी मिल करके आपके शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, तो इस तरीके से शरीर तथा शरीर विज्ञान का अध्ययन जो है मानव कोशिका की संरचना व क्रिया के अध्ययन से आरंभ होता है। जब हम किसी भी शरीर का अध्ययन करने जा रहे हैं या फिर शरीर विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसकी जो शुरुआत हमें करनी होती है वो हमें कोशिका की संरचना व उसकी क्रिया के अध्ययन से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जो कोशिका है वो हमारे मानव शरीर की इकाई कही जाती है, यानी कि यूनिट कही जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यूनिट से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद में हम पूरे सिस्टम तक आएंगे। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। ओके, तो अगर हम कोशिका की बात करें यानी कि सेल, कोशिका जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं सेल। ओके, अब ये जो कोशिका है तो मानव शरीर की डेफिनेशन की इसकी बात नहीं, परिभाषा की हम बात करें तो मानव शरीर की ये सूक्ष्मतम संरचनात्मक, ये इसका डेफिनेशन है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है, यानी कि कोशिका को अगर हम बात करें तो ये मानव शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट है, इकाई है। ओके, तो ये जो है इसी को हम कोशिका बोल सकते हैं, कोशा बोल सकते हैं या फिर कोश कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे सेल कहते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है।
ओके, तो ये हो गया। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। चलिए उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए जो मानव जीवन का जो प्रारंभ हो रहा है वो कोशिका से होता है। इसी वजह से इसको जो है इकाई बोला जा रहा है। जब माता के गर्भ में शिशु होता है तो माता के गर्भ में ये कोशिका विकसित एवं विभाजित होती है और पूर्ण शरीर का जो विकास होता है इन्हीं के विकास और विभाजन का नतीजा होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसी का परिणाम है। यानी कि तब से स्टार्ट हो जाता है जब कि एक माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहां से कोशिका का डेवलपमेंट हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, तो उसी से जो है पूरे शरीर का जो विकास हो रहा है इसी डेवलपमेंट और जो डिवाइड हो रहा है यानी कि विकास और विभाजन की का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। अब जो हमारा शरीर है वो लगभग 200 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग कितनी 200, ये अबाउट टू है लगभग। ओके, मैं यहां पर लगभग लगा देती हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, यानी कि 200 प्रकार की जो है सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं। किंतु जो इनका मूल स्वरूप होता है वो समान होता है, उनमें समानता होती है। हर कोशिका एक कोशिका भित्ति यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है, ठीक है। और ये जो कोशिका भित्ति है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक थैली की भांति होती है, थैली की जैसी संरचना होती है जिसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या फिर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस जीव द्रव्य में बहुत सारे सक्रिय अंग होते हैं, एक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसे कि हम ऑर्गेनेल बोलते हैं, और नाभिक होते हैं जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो जीव द्रव्य होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स और जो न्यूक्लियस हैं वो उसी में डूबे रहते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब जो कोशिका का अगर हम आकार की बात करें तो ये 15 से लेकर के 500 mm का होता है, जो इसका आकार होता है कोशिका का। इसके अगर हम आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है ये 15 से लेकर के 500 mm का होता है इसका आकार, ठीक है, कोशिका का। और एक वयस्क का जो शरीर होता है वो लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। यानी कि एक जो एडल्ट मैन है, एडल्ट मैन या वुमेन कुछ भी ले लो, तो उसका जो शरीर होता है वो लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाओं, यानी कि आप कह सकते हो कि ट्रिलियन कोशिकाओं का समूह होता है, ओके। ट्रिलियन कोशिकाओं का समूह है एक एडल्ट का जो शरीर है, ओके। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, ओके, एक शरीर के अंदर। अब इनका जो पोषण है, जो विकास हो रहा है, वो रक्त के द्वारा जो पहुंचाया जा रहा पोषक तत्व है उन्हीं के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका जो इनके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब जो आपका ये सेल है यानी कि कोशिका है, इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो कोशिका होती है इसका जो निर्माण होता है वो 3 भागों से होता है, 3 पार्ट्स। देख लेते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए, पहला है नाभिक, जिसे कि इंग्लिश में हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। दूसरा है कोशिका द्रव्य, जिसे कि इंग्लिश में हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी कि सेल से साइटोप्लाज्म बना हुआ है, ठीक है। इसे आप ये इसको याद कर सकते हो। और फिर तीसरा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर के कोशिका का निर्माण होता है, नाभिक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ओके। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, इसको और भी
नामों से जाना जाता है। कोशिका भित्ति भी कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली या फिर आप कोशिका भित्ति भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। ओके, अब जो कोशिका को वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई लचकदार झिल्ली घेरे रहती है, यानी जो कोशिका है, चूंकि ये जो कोशिका झिल्ली है या फिर कोशिका भित्ति है, मेम्ब्रेन है, यानी कि जो आपका कोशिका है वो चारों तरफ से ढका हुआ होता है। किससे? वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि जो आपकी ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलकर के बना है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनसे मिलकर के आपकी जो है कोशिका भित्ति ये बनी हुई है, और ये लचकदार झिल्ली होती है जो कि आपकी कोशिका को पूरी तरीके से घेरे रहती है, और इसी वजह से इसको जो है कोशिका भित्ति या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस भित्ति से केवल कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ ही प्रवेश पा सकते हैं, यानी कि जिन पदार्थों की जरूरत होती है कोशिका को, बस वही पदार्थ जो आवश्यक होते हैं कोशिका के लिए, वही इस भित्ति से यानी कि कोशिका भित्ति से अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी अब तो इसी वजह से आपकी जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका की रक्षा भी करती है, उसके श्वसन में यानी कि उसको सांस लेने में मदद कर रही है, और उसके पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का ये काम करती है। तो इन सब चीजों में रक्षा करना और श्वसन में काम करना, रेस्पिरेशन में और जो है पोषण में, इन सब क्रियाओं में जो है आपकी जो कोशिका भित्ति है यानी कि जो कोशिका झिल्ली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। ओके, तो आप इस जान गए ये किससे मिलकर के बनी है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी हुई है, और इसका काम क्या है? कोशिका की रक्षा करना, उसको सांस लेने में मदद करना, उसका पोषण करना यानी कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। ओके, फिर इसके बाद में अब कोशिका भित्ति के कार्य की हम बात कर लेते हैं। ये तो हमने आपने बताया कि जो मुख्य काम थे, इसके मुख्य कार्य थे, इसके अलावा कौन कौन सा काम कर रहा है? ये जो भी कोशिका के अवयव हैं, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे, कोशिका के अंदर जो जो पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी जो जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उनकी रक्षा करने का काम करती है। यानी कि अब जब कोशिका के बाहर एक परत के रूप में, जैसे कि आप जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग हैं उनकी रक्षा कौन कर रहा है? जो कि बाहर मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारी जो स्किन है वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो उसी तरीके से आप मान लो कि कोशिका है, उसके बाहर जो परत है, जो झिल्ली है, वो कोशिका के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी अवयव हैं, उनकी रक्षा करती है। दूसरा क्या है? जीव द्रव्य के जो रासायनिक संगठन है उनको बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि कोशिका के अंदर ही जो है साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका के अंदर ही होता है। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है उनको बनाए रखने का भी काम करती है। इसके अलावा पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिका में प्रवेश कराती है। जैसा कि भी हमने बताया कि जो कोशिका के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, यानी कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इनको ग्रहण करती है, उसके बाद में वो कोशिका के अंदर प्रवेश कराती है। उसके नेक्स्ट क्या करती है? कोशिका में जो भी उत्पन्न मल हैं, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकालने का भी काम आपकी कोशिका भित्ति करती है। ओके, यानी कि आवश्यक पोषक पदार्थ कोशिका को प्रोवाइड कराती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकालने का भी ये काम करती है। और जो अन्य कोशिकाएं हैं उनके संबंध और उनकी जो सूचनाओं का आदान प्रदान भी इसी के द्वारा होता है। यानी कि जो दूसरी कोशिकाएं हैं उन तक अगर सूचना पहुंचाना है और उनसे संबंध स्थापित करना है, तो वो भी काम आपकी कोशिका भित्ति करती है। तो ये आपके 4-5 काम हो गए मुख्य मुख्य, जो कि आपकी कोशिका भित्ति करती है। ओके, अब दूसरा आ गया यहाँ पर कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है ये कोशिका भित्ति एवं नाभिक बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है, और कोशिका भित्ति जो है सबसे बाहर होती है। अब इन दोनों के बीच के जो द्रव्य होता है उसको जीव द्रव्य कहा जाता है या फिर कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं या फिर आप इसको
जीव द्रव्य भी कह सकते हो। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ओके, इसको हम जीव द्रव्य भी कह सकते हैं या फिर आप कोशिका द्रव्य भी कह सकते हो, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो कोशिका भित्ति और नाभिक के बीच के द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। ओके, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका साइटोसॉल और दूसरा ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग। चलिए इसको देख लेते हैं, यहां पर कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। अब देखिए जो कोशिका द्रव्य है, ये जो आपका सिलेबस है पीजीटी में, उसमें आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कि जो जीव द्रव्य है उसको डिटेल में पढ़ना है, हमें उसकी विशेषताएं पूछा है, उसको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसी के अंदर जो है आपके जितने भी ऑर्गेनेल हैं यानी कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं। जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये दो में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो आपका होता है जीव द्रव्य, यानी एक तो जीव द्रव्य ही हो गया जिसे कि साइटोसॉल कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका कोशिकांग, यानी कि उसमें जो कोशिकांग ऑर्गेनेल हैं इनको कोशिकांग कह रहे हैं। अब इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। अब जीव द्रव्य यानी कि जो साइटोसॉल है, सॉरी ये साइटोसॉल यानी कि जो जीव द्रव्य है वो आपका तरल पदार्थ होता है, जो कोशिका में जो तरल रूप में पाया जा रहा है ये तरल पदार्थ होता है, जिसमें कि आपके जो कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स हैं वो डूबे रहते हैं। और कोशिका का 55% हिस्सा जो है इसी तरल से भरा होता है, ठीक है, यानी कि जो साइटोसॉल होता है, जो जीव द्रव्य होता है, ये कितना होता है 55%। कोशिका का 55% जो भाग है वो इसी तरल से भरा होता है, और इस तरल में 75 से लेकर के 90% पानी होता है, यानी कि 55% आपका जीव द्रव्य साइटोसॉल हो गया, और इन 55% में 75 से लेकर के 90% जो होता है वो पानी होता है, ठीक है। 55% आपका साइटोसॉल होता है और उसमें 75 से लेकर के 90% पानी होता है, जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी इसमें घुले रहते हैं। ओके, अनेक जीव रासायनिक क्रियाएं इसी जीव द्रव्य में होती, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो भी इसी जीव द्रव्य में ही होते हैं, और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी इसी में घुले हुए होते हैं, जो कि जो उसके अंदर कोशिकांग हैं वो इन्हीं से अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिल यानी कि कोशिकांग की। तो कोशिका के ये क्रियात्मक अंग होते हैं। ये तो जो तरल पदार्थ कोशिका में रहता है वो आपका जीव द्रव्य हो गया, साइटोसॉल हो गया, और जो कोशिकांग है ये कोशिका का क्रियात्मक अंग होता है, यानी कि फंक्शनल ऑर्गन कह सकते हो आप, क्रियात्मक अंग होता है, और ये कई सारे हैं, अनेक प्रकार के हैं, और प्रत्येक अंग के अलग अलग काम हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि अब इस ऑर्गेनेल में कौन कौन से जो है अंग आ जाएंगे और उनके क्या क्या काम हैं। चलिए जब देख लेते हैं, अब कोशिकांग में, कोशिकांग के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है सेंट्रोसोम। अब ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है कि कोशिका का दिया हुआ है कि हमारे शरीर में इसका वितरण कैसे होता है, ठीक है। तो इसका वितरण का मतलब है कि हमें पूरे डिटेल में पढ़ना होगा कि ये जो आपका मतलब जीव द्रव्य में जो भी अंग पाए जा रहे हैं, कौन कौन से अंग पाए जा रहे हैं और इनका काम क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में अब ये क्या होता है जो नाभिक के पास ही मौजूद होता है। अब इसको मैं एक मिनट, मैं आपको इसमें पिक्चर के माध्यम से इसको दिखाती हूँ।
इसे मैं पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा दूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर से आप देख करके समझोगे तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, ये नहीं है। भाई हाँ, ये देखिए कोशिका की संरचना है ये। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो मैं बता रही थी क्या, सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो ना कि ये डॉट डॉट गोले गोले छोटी छोटी सी गोलियां बनी हुई हैं यहाँ पर, और बीच में रिक्त स्थान है, तो ये जो है आपका सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ये यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये है सेंट्रोसोम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये होता है सेंट्रोसोम। ओके, और इसमें चलिए पहले फिर इसको पढ़ाते हैं, फिर आगे हम आपको ये फिर पिक्चर दिखाएंगे। तो सेंट्रोसोम आपने देख लिया कि कोशिका में ये कहां पर होता है और किस तरीके से होता है। अब ये नाभिक के पास ही मौजूद है, तो न्यूक्लियस के पास ही ये है। ये देखिएगा यहां पर, ये क्या है, नाभिक के ये पास ही होता है। ये है आपका नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपका नाभिक है। ठीक है, और इसी के पास में ही है ये। ओके, तो ये आप पिक्चर में आपने देख लिया। और जो है ये दो गोलाकार रचनाओं से बना होता है। तो गोलाकार रचनाएं आपने देख ही ली कि उनसे मिलकर के ये बना होता है, जिन्हें कि सेंट्रियोल्स बोलते हैं। यानी जो गोलाकार रचना आप देख रहे थे उनको सेंट्रियोल बोलते हैं। ओके, अब इनके चारों तरफ ट्यूबुलिन के बने हुए धागों की रचनाएं बनी होती हैं। अब चूंकि इस पिक्चर में आपको, जब आप सेंट्रोसोम का पिक्चर पूरी डिटेल में देखोगे, यानी कि बहुत ही क्लोज उसमें देखोगे सिंगल, देन आपको ये समझ में आएगा कि उसके चारों तरफ एक और संरचना होती है, जिसे कि ट्यूबुलिन से मिलकर के वो बना होती है, धागे जैसी संरचना होती है। अब इसका काम क्या है, तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है कोश का विभाजन। अगर इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है कोश का विभाजन। ठीक है, तो ये कोश का विभाजन के समय ये महत्वपूर्ण काम करते हैं सेंट्रोसोम। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद में तो मैं बता रही थी, फिर इसके बाद सेंट्रोसोम के बाद में जो दूसरा आ जाता है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये झिल्ली की बने हुए चपटे थैले और नलियों के समान इनका आकार होता है। तो अभी मैं पिक्चर में दिखा देती हूं। आई थिंक अगर पिक्चर में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम की जो हम बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें तो नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इस पिक्चर में तो नहीं है। एक मिनट, अभी मैं आपको पिक्चर, और एक और पिक्चर है वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो ये जो है चपटे थैले के आकार की होती है और नलियों के समान इसका आकार होता है, और इसी दो टाइप की होती है, एक तो खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है, ठीक है। खुरदरी जिसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ओके, और जो होती है चिकनी उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि दो टाइप्स की ये होती हैं, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हो ये है अंतःप्रदवी जालिका, दिखाई पड़ रहा है आपको, ये यहाँ पर जो ऐसी संरचना दिखाई पड़ रही है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, तो लेकिन जो यहाँ पर ऐसे जो संरचना दिखाई पड़ रही है, ये देख रहे आप, नलिका के समान है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इसमें आप देखो, इसमें आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, ये ना जो ये नलिका के समान है, ये दिख रही है नलिका के समान जो संरचना दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली संरचना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके। अब ये क्या होती है, नलिका के समान संरचना होती है। अब ये खुरदरी भी होती है और चिकनी भी होती है। खुरदरी जो होती है ना, उसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट से, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा क्लियर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे होगे आप, इसके ऊपर डॉट डॉट से ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपकी खुरदरी संरचना होती है, यानी कि ये खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, जिसे कि हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है चिकनी, जिसके ऊपर जो है ये जो आपके डॉट डॉट से दिखाई पड़ रहे हैं वो नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है, अब ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर जो मैं बता रही हूँ डॉट डॉट सा जो स्ट्रक्चर संरचना दिखाई पड़ी, ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं, यानी कि जो खुरदरी जो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी खुरदरी जालिकाओं में राइबोसोम वो चिपके रहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, तो उनसे क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ना राइबोसोम, ठीक है। ये जो राइबोसोम है, ये यही इसी की बात कर रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नलिका जैसी जिसकी संरचना है, इसके ऊपर जो डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है वो आपकी राइबोसोम है, इससे वो चिपके रहते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, ये राइबोसोम का काम है। और जो चिकनी जालिकाओं का काम क्या होता है, वो वसा और स्टेरॉइड का निर्माण करते हैं। जो चिकनी, जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, वो जो है जिनको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, उनका काम होता है वसा और स्टेरॉइड का निर्माण करना होता है, ओके। अब इसके अलावा जो आपकी जो चिकनी जालिकाएं हैं, वो इनके द्वारा कैल्शियम और जो है कैल्शियम का संचय भी किया जाता है और इनका निष्कासन भी किया जाता है। तो जब इनका संचय हो रहा है और इनका निष्कासन हो रहा है, तो जब कैल्शियम का ये प्रोसेस होता है, तो इसके द्वारा इनका संकुचन होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये रिलैक्स होते हैं, यानी कि प्रसरण क्रिया होती है इनमें, ओके। जब भी कैल्शियम का संचय हो रहा है और उनका निष्कासन किया जा रहा है, तब ये जो है आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, ये प्रोसेस होती है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि हमने दो चीजें पढ़ी, क्या क्या इसके अंदर, एक तो होता है खुरदरी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है चिकनी, ओके, जिन्हें बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो दो टाइप का ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं
तीसरा है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम की वजह से हमने बात कर ली है, यहां पर मैं राइट डाउन कर देती हूं। राइबोसोम नेक्स्ट ऑर्गेनेल है ये, जो हमने बताया कि जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन्हीं के ऊपर ये चिपके रहते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, और ये प्रोटीन से ही बनते हैं। ओके, इनका कार्य कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना होता है, जो हमने बताया प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब इसके बाद में अच्छा, कुछ जो राइबोसोम है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ चिपके रहते हैं और कुछ जो है आपके फ्री रहते हैं, यानी कि जो जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म है उसमें बिखरे हुए रहते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके सिर्फ वहां पर चिपके हुए रहें और जो है इधर उधर भी पाए जाते हैं। चलिए, फिर इसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम आज सिर्फ ऑर्गेनेल की बात करेंगे। ठीक है, ये एटलीस्ट ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो इसे जो है कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, विद्युत ग्रह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस। कोशिका का विद्युत गृह यानी कि पावर हाउस कहते हैं इसको, और ये ज्यादातर अंडाकार होते हैं। कोशिका में जो इनकी संख्या है उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार होती है, यानी कि जितनी जो है कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसी के अनुसार इनकी जो है संख्या होती है। और ये जो इनका जो द्विपरत होती है, डबल लेयर होती है। अंदर वाली जो परत होती है उसमें ये आवश्यक रासायनिक एंजाइम होते हैं, अंदर वाली परत में आवश्यक रासायनिक एंजाइम होते हैं, जिससे यह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंदर वाली परत है उसमें क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो आवश्यक एंजाइम, रासायनिक एंजाइम रहते हैं, जो क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, कोशिका को ऊर्जा मिलती है जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। और जब ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आप ये कह सकते हो कि ये इनके अंदर जो एंजाइम पाए जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट के हिसाब से बता देती हूँ। इनके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम वो आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं। ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है, जो कि हमें भोजन से मिलता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और यही ऊर्जा जो है कोशिका को प्रदान की जाती है। अब जो ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस हो रही, इस प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि आप जितनी जो ये ऊर्जा निकल रही है, जब भी ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो जो ऊर्जा निकल रही है, तो अब देखिए सारी ऊर्जा तो यूज होती नहीं है। ठीक है, अब उनको कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा करके भी रखना होगा, स्टोर करके रखना होगा, कि बाई चांस कभी अगर जरूरत पड़ती है, अगर ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम पर जहां पर जो स्टोर ऊर्जा है तो वहां से उसको यूज किया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो क्या होता है, यहां पर इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोलते हैं, इनका निर्माण होता है एटीपी का। ठीक है, अब जब एटीपी का निर्माण होता है तो इसी एटीपी में क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता है, यानी कि ऊर्जा स्टोर रहती है, की जाती है। जो एटीपी का निर्माण हो रहा है इसी में ऊर्जा स्टोर रहती है, संग्रहित रहती है। अब इसी वजह से एटीपी को एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा संग्रहित है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एटीपी को एनर्जी कॉइन भी कहते हैं, यानी कि आप ऊर्जा का सिक्का बोल सकते हो। एटीपी को ये कहा जाता है एनर्जी कॉइन।
क्योंकि इसमें ऊर्जा संग्रहित होती है इस वजह से। अब जहां पर भी कोशिका को किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां पर कोशिका इन्हीं एटीपी को तोड़ देती है और इनसे ऊर्जा प्राप्त कर लेती है जब कभी भी कोशिका को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए भी होता है, यानी कि डीएनए होता है जिससे यह स्वतंत्र विभाजन में सक्षम होते हैं, यानी कि ये फ्री होकर के जो है विभाजन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का आपको दिखा देती हूं पिक्चर कि ये कैसे होते हैं। अब यहां पर ये देख सकते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ है ये चीज, ये जो आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो ये बाहर की लेयर हो गई और एक अंदर की लेयर होती है, यानी जब आपको इसको डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये जो पूरा जो पिक्चर होता है डबल लेयर होती है। ओके, और इस तरीके से ये संरचना होती है, देख रहे हो आप, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये यहां पर अगर आप देख लो ये है आंतरिक संरचना, दोहरी परत वाली कला यहां पर दिख रहा है आपको। ओके, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ दोहरी परत वाली कला, यानी कि जो डबल लेयर होती है, एक बाह्य कला, ये बाहर वाली लेयर है, और जो है ये अंदर वाली कला है, बाह्य कला अंदर वाली कला, यानी कि डबल लेयर होती है। ठीक है, अब जो ये इस तरीके से मोड़ मोड़ बने हुए हैं ना, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको क्रिस्टी बोलते हैं, इसका क्रिस्टी बोलते हैं इस संरचना को, और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो है आपका, जैसा हमने बताया कि ये एटीपी का निर्माण करते हैं और एटीपी में जो है ऊर्जा संग्रहित रहती है और जब कभी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं एटीपी को तोड़ दिया जाता है और जो है ऊर्जा कोशिका को ऊर्जा प्रदान हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसी वजह से इसको विद्युत गृह कहा जाए, जो पावर हाउस इसे बोल रहे हैं इसी वजह से इसे विद्युत गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब इसके बाद में आते हैं गोल्जी काय से, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, इसको गोल्जी काय भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये एक परतीय झिल्ली की बनी होती है, चपटी थैलियों के जैसी इसकी संरचना होती है और एक दूसरे से जो सटी होती हैं, लगभग 3 से लेकर के 20 थैलियां ये आपस में सटी होती हैं और इस पूरे समूह को गोल्जी उपकरण बोला जाता है। और ये अंतः जो प्रदवी जालिका यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे संबद्ध रहती हैं। ठीक है, और इनका काम जो होता है जालिका में बने प्रोटीन के स्वरूप में सुधार करना, यानी कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें जो राइबोसोम चिपके हुए थे उनका काम क्या था, राइबो प्रोटीन का निर्माण करना था। तो अब इनका जो काम है गोल्जी काय जो है, ये इनका काम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है उनके स्वरूप में सुधार करना। ठीक है, इनका काम क्या है, प्रोटीन के स्वरूप में सुधार करना। ठीक है, ये इनका काम होता है। ओके, और क्या करते हैं, उनका में सुधार करते हैं और उनको एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इनके द्वारा जो वेसिकल्स होते हैं उनमें ये जमा करके आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी ये काम करते हैं, यानी कि जो ये गोल्जी एपरेटस हैं ये प्रोटीन को वेसिकल्स के माध्यम से जो है आवश्यक स्थान पर पहुंचाते हैं, प्रोटीन को ये पहुंचाने का भी काम करते हैं जहां पर भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ओके, अब यहां पर देखते हैं पिक्चर में, अगर हो तो मैं आपको दिखा देती हूं। यहाँ ये देखिए गोल्जी का, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी जो क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया थी, ये अलग संरचना है। हाँ, इसी के जैसे कुछ संरचना इसकी भी है, ये आप देख सकते हो, ये है गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं या फिर गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं गोल्जी का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ओके, जैसे बताया ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध रहती है, ये यहां देख रहे हैं ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी से ये संबद्ध है। ओके, चलिए
इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो गोल्जी का यहाँ पर दिया गया है, ये चीजें संरचना है। ओके, अब बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। ये गोल्जी अपरेटस हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम। ओके, तो लाइसोसोम जो होता है ये छोटी गोल थैली के समान इनकी संरचना होती है, ठीक है, और इनका जो काम होता है वो होता है अंतर कोशिका पाचन, ठीक है, यानी कि जो कोशिका के अंदर इनको डाइजेशन करने का काम ये करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब इसमें जो है 40 अलग अलग प्रकार के सिक्रीशंस पाए जाते हैं, यानी कि स्राव पाए जाते हैं। 40 अलग अलग प्रकार के स्राव पाए जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोल सकते हैं सिक्रीशन, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। जब कोशिका आहार द्रव्य को ग्रहण करती है, यानी जब कोशिका जो है कोई भी आहार उसको ग्रहण करती है, तब यह जो है आहार कणों से भरे वेसिकल से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जो भी आहार कण हैं जो कि वेसिकल्स में भरे होते हैं, तो उनसे ये क्या होते हैं, लाइसोसोम उनसे जुड़ जाते हैं और अपना द्रव उसमें छोड़ देते हैं, यानी कि जो भी सिक्रेशन इनके थ्रू हो रहा है, स्राव हो रहा है, उसको जो है वो उसमें छोड़ देते हैं। अब द्रव में मौजूद जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, आहार कणों को पचा देते हैं और उन्हें ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि में तोड़ देते हैं। क्योंकि अब जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, जैसे कि अब डाइसैक्राइड हो गया और जो है आपके पॉलीसैक्राइड हो गए हैं, तो उनका पाचन कैसे होता है, पॉलीसैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड वो पहले डाइसैक्राइड में टूटेंगे और डाइसैक्राइड से मोनोसैक्राइड में टूटेंगे, जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो आपका मोनोसैक्राइड है, एकल शर्करा है, ठीक है। तो जो जटिल संरचना है जब वो आपकी सरल संरचना में टूटती है तभी उनका पाचन होता है। इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो आपके अमाइनो एसिड में जब टूटते हैं तब उनका पाचन होता है। तो ये जो आपका लाइसोसोम है इनमें इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है, तो वो वही जो है आपके जो आहार कण होते हैं उनको पचा देते हैं और उन्हें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड इनमें तोड़ देते हैं और तभी जो है इनका ये जो है इनकी द्वारा जो है इनका पाचन कर लिया जाता है, ठीक है। और जब पाचन हो जाता है तब इनको जीव द्रव्य में, यानी कि साइटोसोल में जो कोशिका द्रव है उसमें इनको छोड़ दिया जाता है। इनका पाचन हो जाता है और इनको एब्जॉर्ब अवशोषित करके इनको जो है जीव द्रव्य में छोड़ दिया जाता है। फिर अब जिनका तो पाचन हो गया है उनको जीव द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, और जो खराब हो गए हैं या फिर पुराने हो गए हैं, ठीक है, जो भी कोशिका के अंग यानी कि ऑर्गेनेल जो कि खराब हो गए हैं या फिर पुराने हो गए हैं, उनको ये नष्ट करने का भी काम करते हैं। यानी कि ये क्या काम करते हैं, एक तो आपका ये पाचन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा काम क्या कर रहे हैं, ये जो भी नष्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, नष्ट करना भी इन्हीं का काम होता है। जो भी खराब या फिर पुराने अंग हैं, खराब या पुराने अंग हैं उनको नष्ट करना, ठीक है, और उनको जो है मतलब खराब हो चुके हैं या फिर पुराने अंग हैं उनको नष्ट करने का काम ये करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं, हिंदी में ऑटोफेगी, क्योंकि ये स्वतः ही काम कर रहे हैं, ये खुद ही ये सारे काम किए जा रहे हैं, इस वजह से इनको ऑटोफेगी कहा जाता है, या फिर हिंदी में इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटोफेजी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नष्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा ये काम क्या करते हैं, एक तो डाइजेशन हो गया, दूसरा नष्ट करने का काम हो गया, तीसरा कोशिका के अंदर प्रवेश कर चुके जो भी अगर बैक्टीरिया कोशिका के अंदर एंट्री कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो उनको नष्ट करने का भी काम यही करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जीवाणु को भी ये नष्ट करते हैं,
ठीक है, जो भी बैक्टीरिया अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो उनको भी ये नष्ट करने का काम करते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जो भाग इनकी झिल्ली द्वारा अवशोषित होने लायक नहीं होता है, या फिर वो मूल रूप में अपने होता है, यानी कि उनका पाचन नहीं हुआ है, या फिर वो अवशोषित नहीं हो पाया है, होने लायक नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली से जुड़ करके, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जुड़ते हैं और जो है उसकी मदद से उनको ये कोशिका से बाहर फेंक देते हैं, जिनका पाचन नहीं हुआ है। ठीक है, जो कि अवशोषित नहीं हुए हैं, जिनका पाचन नहीं हुआ है या फिर उस लायक नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं और उनकी मदद से ये कोशिका से उनको बाहर फेंक देते हैं। बस जो डाइजेस्ट हो गए, यानी कि जो जिनका पाचन हो गया है, जिनका अवशोषण हो गया है, उन्हीं को ये कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में छोड़ते हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी कि अपने वो मूल रूप में ही है या फिर वो उस लायक नहीं है, तो उनको ये कोशिका से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। ओके, तो ये आपका लाइसोसोम है। ठीक है, अब इसके बाद में जो लास्ट है हमें पढ़ना है वो है आपका पराक्सीसोम। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। फिर होता है लास्ट है पराक्सीसोम, या भी लाइसोसोम की तरह ही होता है पर उससे कुछ छोटा होता है। इनका कार्य क्या होता है, कोशिका में मौजूद या फिर बाहर से जो प्रवेश पाने वाले विष रूप द्रव्य हैं उनका ऑक्सीकरण कर नष्ट करना, यानी कि जो बाहर से कोशिका में इनका जो भी कोशिका में मौजूद है या फिर बाहर से अगर कोई एंट्री कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है, हानिकारक है, तो उनको क्या करते हैं, ये नष्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि शराब। ठीक है, तो इनको नष्ट करने का काम आपका पराक्सीसोम का होता है। ओके, तो ये कुछ अंग हो गए इसके। अब इसके अलावा कोशिका द्रव्य में और भी अन्य रचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे वसा कोशिका के रंग का कारण जो होता है वो रंग कणिकाएं होती है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, और कोशिका को आवश्यक स्वरूप प्रदान देना और कोशिकांगों को स्थिर रखने का काम या फिर उनके स्थान परिवर्तन का जो काम होता है वो माइक्रोफिलामेंट और ट्यूब्यूल्स ये करते हैं, और ये पूरी कोशिका के अंदर एक जाल जैसी संरचना में फैले रहते हैं। ठीक है, जाल जैसी संरचना बनाए रखते हैं जिससे कि कोशिकांग यानी कि जो ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें अपने स्थान पर बने रहते हैं। जो जाल जैसी संरचना इनके पूरे उसमें माइक्रोफिलामेंट या ट्यूब्यूल्स जो कोशिका में फैले होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनके अंदर कोशिकांग पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उनको अपने स्थान पर बनाए रखने का काम करते हैं। ये इनको साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये भी आपके कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कि जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। स्केलेटन ये इनको कहते हैं। ओके, जैसे शरीर को अस्थि समूह यानी कि स्केलेटन सहारा और स्वरूप प्रदान कर, हमारा शरीर जो है उसको सहारा कौन दे रहा है, जो हमारी हड्डियां हैं, यानी कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमें सहारा दे रहा है, हमारे शरीर को एक स्वरूप प्रदान कर रहा है। उसी तरीके से कोशिका को भी स्वरूप और कोशिकांगों को सहारा, ये जो धागे की जाल जैसी संरचना फैली हुई है, यानी कि जो साइटोस्केलेटन फैले हुए हैं, ये जो है यही काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कोशिका के पार्ट्स। ठीक है, और इसमें जो है जीवद्रव्य के अंदर जो जो अंग पाए जा रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट है आपका जो तीसरा भाग है वो है नाभि। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं, जो तीसरा पार्ट है। ओके, एक तो कोशिका भित्ति हो गया, दूसरा हो गया जीवद्रव्य जिसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनल्स पाए गए वो हमने पढ़ लिया, और तीसरा जो पार्ट था वो है नाभिक, जिसे कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और कोशिका के बीच में स्थित रहता है और कोशिका के समस्त कार्यों को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करता है। ये भी डबल लेयर होती है, द्विपर्तीय झिल्ली से ढका होता है और इसके अंदर जीव का डीएनए क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित रहता है।
अब जिससे कि हर व्यक्ति का अपना डीएनए, अलग डीएनए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर मूवीज और जो है सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि किसी भी बच्चे की अगर पहचान करनी होती, किसका बेबी है, किसका बच्चा है ये, तो डीएनए जो है परीक्षण कराया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग डीएनए होता है जो उसे उसके माता पिता से प्राप्त होता है, जिससे माता पिता की पहचान हो सकती है किसका बच्चा है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ हमारे डीएनए की एक अभिव्यक्ति मात्र, यानी कि हम खुद को रिप्रेजेंट करने का काम हमारा डीएनए करता है। इसी तरीके से कोशिका अथवा शरीर के कार्य, गति, मृत्यु आदि सभी इस नाभिक में जो मौजूद डीएनए है उसी के द्वारा इसको कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, नियंत्रित क्रियाएं हैं। अब नाभिक के अंदर भी जीव द्रव्य भरा होता है, जैसे कि आपका कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा था, जिसे कि हम साइटोप्लाज्म या फिर हम उसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। उसी तरीके से नाभिक के अंदर भी जीव द्रव्य भरा होता है। नाभिक के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर में जो जीव द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल के अंदर भरा होता है तो उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, चलिए, तो फिर ये हमारा इसका जो पार्ट्स था वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारी जो कोशिका है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो फर्दर जो भी टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए, इसके पिक्चर्स को भी हमने डिस्कस ही कर लिया है, सारी चीजें आपको मैंने सॉरी तो अगर आपको ये हमारा वीडियो जो भी आज हमने डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपके मानव शरीर संरचना से है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, तो अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, यानी कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, जो भी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, तो इसको लाइक जरूर करिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक नहीं किया है, आप देख रहे हो लेकिन अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे फर्दर सारी डिटेल्स आपको मिलती रहे आपके टीजीटी पीजीटी और जीआईसी से रिलेटेड। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके साथ में ये शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।